हेलो दोस्तों। तो हम मिट्टियाँ पढ़ रहे थे। मिट्टियों में हमने सामान्य क्लासिफिकेशन देख लिया था और इसके साथ ही वैज्ञानिक वर्गीकरण भी देख लिया था। आज हम देखेंगे राज्य कृषि आयोग के द्वारा जो मिट्टी के 14 प्रकार है वो, इसके साथ साथ मिट्टी की समस्याएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य कृषि आयोग। राज्य कृषि आयोग इसके द्वारा मिट्टियों के कितने प्रकार बताएं? 14 प्रकार। तो 14 प्रकार देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले गंगानगर में। गंगानगर यहाँ पर दो प्रकार मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है। एक तो साई रोजेक्स, साई रोजेक्स, और दूसरा रेवेरिना। एक तो है साई रोजेक्स और एक है रेवेरिना। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि गंगा ने रवीना को क्या कहा? साई की जेरोक्स। ठीक है, तो ये जो है ये गेहूं के लिए उपयोगी, गेहूं के लिए उपयोगी। अगर साई रोजेक्स में लवणता बढ़ जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रेवेरिना में। ठीक है, गंगानगर में कौन कौन सी आएगी? साई रोजेक्स और रेवेरिना। जो साई रोजेक्स है वो गेहूं के लिए उपयोगी है। अगर साई रोजेक्स में लवणता की मात्रा बढ़ जाए तो वो रेवेरिना में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही कहाँ पाई जाएगी? गंगानगर में। और ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पर्टिकुलर ये एक जिले में ही है। एक दूसरी है बीकानेर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिप्सी फेरस। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर एक जिले वाली है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साइरोजेक्स सीधा पूछ लेगा, साइरोजेक्स मिट्टी का प्रकार कौन से जिले में है? तो गंगानगर या रेवेरिना। और बीकानेर में कौन सा है? जिप्सी फेरस। ठीक है, ये हाड़ौती। यहाँ पे आएगा गहरी मध्यम काली, गहरी मध्यम काली। ठीक है, चार प्रकार हो गए। साई रोजेक्स और रेवेरिना कहाँ है? गंगानगर में। साई रोजेक्स जो है वो गेहूं की फसल के लिए उपयोगी है। अगर इसमें लवणता की मात्रा बढ़ जाए तो ये रेवेरिना में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बीकानेर में जिप्सी फेरस। और गहरी मध्यम काली कहाँ मिलेगी? हाड़ौती के पठार में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपन पर्वतीय मिट्टी की। 5वां नंबर आएगा ना, 5वां है पर्वतीय। अब राज्य कृषि आयोग के अनुसार जो पर्वतीय मिट्टी है वह कहाँ कहाँ है? उदयपुर और कोटा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इन तीनों में से आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक जिले वाली मिट्टियां हैं इसलिए इनमें कन्फ्यूजन नहीं है। इस वजह से यहाँ से ही क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ है? उदयपुर और कोटा में। फिर पर्वतीय से रेड लोमी वही डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी देख लेते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी। अब इस मरुस्थलीय में 2-3 टाइप और है। 8वां है मरुस्थल एवं बालू का स्तूप। मरुस्थल एवं बालू का स्तूप। और इसमें ये केलसी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, तो मरुस्थलीय मिट्टी के 3 प्रकार हो गए। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थल एवं बालू का स्तूप वाली मिट्टी, और केलसी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी। इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बस केवल ये नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, पूछ लेगा राज्य कृषि आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सी मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो मरुस्थलीय ये वाला इलाका। ठीक है, 10वां है पीली भूरी मिट्टी। और 11 है नवीन भूरी मिट्टी।
नवीन भूरी मिट्टी। 11 प्रकार हो गए। 12वां नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी। 13वां प्रकार ग्रे ब्राउन। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी। और जो आखिरी प्रकार बचता है 14वां, वह है नॉन कैल्सिकल। नॉन कैल्सिकल ब्राउन मृदा। ठीक है, तो ये हो गए राज्य कृषि आयोग के अनुसार 14 प्रकार की मिट्टियां। इंपॉर्टेंट क्या है, साइरोजेक्स और रेवेरिना कहाँ पाई जाती है, गंगानगर में। साइरोजेक्स गेहूं की फसल के लिए उपयोगी है, जैसे इसमें लवणता की मात्रा बढ़ती है वो रेवेरिना में कन्वर्ट हो जाती है। जिप्सीफेरस कहाँ पे मिलेगी, बीकानेर में। गहरी मध्यम काली हाड़ूती वाला एरिया। इसके अलावा जो मरुस्थलीय मिट्टी है, इसके 3 प्रकार है, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थल एवं बालू का स्तूप, और कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, ये मरुस्थल वाले एरिया में मिल जाएगी। पीली भूरी मिट्टी और नवीन भूरी मिट्टी ये इधर आसपास यहाँ पे इस वाले इलाके में मिल जाएगी। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी और ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी, ये जो पूर्वी मैदान है, ये जो पूर्वी मैदान है इस वाले इलाके में ये वाली मिट्टी मिल जाएगी। और नॉन कैल्सिकल ब्राउन मृदा, ये इन वाले जिलों में से ही एक आध जिलों में, थोड़े थोड़े जिलों में विस्तार है इसका, ये ब्राउन वाली और ये जलोढ़ वाली मिट्टी में। ठीक है, तो ये हो गए राज्य कृषि आयोग के अनुसार 14 प्रकार की मिट्टियाँ। इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक जिप्सीफेरस इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा भी हुआ है अभी हेडमास्टर 2021 में। ठीक है ना, तो जो पर्टिकुलर एक जिले तक विस्तृत है वही मिट्टी पूछने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन के चांस बहुत कम है। तो ये ध्यान रखना कितनी प्रकार से बांटा इसको, 14 प्रकार की मिट्टियों में। या तो ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से राज्य कृषि आयोग के अनुसार मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो आपको ये 14 प्रकार एक बार पढ़ लेने हैं और बाकी जिलों में ध्यान रख लेने हैं, ये दोनों जिप्सीफेरस। ठीक है, लिख लो इसको। तो राज्य कृषि आयोग के अनुसार मिट्टी के कितने प्रकार हो गए, 14। इंपॉर्टेंट है साइरोजेक्स और रेवेरिना, कहाँ पर है, गंगानगर में। साइरोजेक्स गेहूं की फसल के लिए उपयोगी है, अगर इसमें लवणता की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये रेवेरिना में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जिप्सीफेरस कहाँ पर है, बीकानेर में। तो इस प्रकार से हमने देखा राज्य कृषि आयोग के अनुसार मिट्टी के कितने प्रकार हैं, 14 प्रकार। वैज्ञानिक वर्गीकरण में हमने देखा था कि मिट्टी के कितने प्रकार थे, 5 प्रकार। यूएसडीए के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार। काली मिट्टी किसको कहा था, वर्टिसोल को। जलोढ़ किसको कहा था, अल्फिसोल को। लाल किसको कहा था, इंसेप्टिसोल को। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम मिट्टी की समस्याएं। मृदा की समस्या। इसमें पहला पढ़ेंगे अपर्दन। अपर्दन, अपर्दन क्या होता है, बेसिकली मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या कहलाता है, मिट्टी का अपर्दन। ठीक है, इसको कहते हैं मिट्टी की मौत भी, मिट्टी की मौत। अब मिट्टी की मौत हो जाएगी तो किसान तो मिट्टी पर ही डिपेंडेंट है, तो इसको ही क्या कह देते हैं, किसान की मौत। किसान की मौत। ठीक है, अपर्दन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, यानी कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही जाना क्या कहलाता है, मिट्टी का कटाव। इसे ही कहते हैं मिट्टी की मौत और इसे ही कह देते हैं किसान की मौत। अब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम के द्वारा ही जाएगी, जैसे यहाँ मिट्टी है, यहाँ पहुँच गई तो किसी माध्यम के द्वारा जाएगी, या तो वायु के द्वारा जाएगी, या नदियों के द्वारा जाएगी, या फिर वर्षा के पानी के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी के अपर्दन के प्रकार हो जाएंगे। तो मिट्टी के अपर्दन के प्रकार देखते हैं। अपर्दन के प्रकार, अब अगर मिट्टी का अपर्दन वायु द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा, वायु द्वारा, या तो वायु द्वारा होगा या नदियों द्वारा,
नदियों द्वारा या होगा वर्षा द्वारा। ठीक है, तो ये तीन प्रकार हो गए अपर्दन के, या तो वायु के द्वारा होगा मिट्टी का अपर्दन, या नदियों के द्वारा होगा, या वर्षा के द्वारा होगा। ठीक है, वायु द्वारा। अब जो वायु द्वारा अपर्दन होता है इसको कहते हैं परतदार अपर्दन। परतदार अपर्दन। ठीक है, वायु द्वारा जो अपर्दन हुआ इसको क्या कहते हैं? परतदार अपर्दन। अब वायु कहाँ पे फ्री फ्लो करेगी, कहाँ पर मुक्त रूप से वायु का फ्लो होगा? तो मरुस्थल वाले इलाके में, वहाँ कोई बहुत कम अवरोध होगा, एरिया ज़्यादा है, इसलिए वायु फ्री फ्लो करेगी, इसलिए क्या होगा? वायु द्वारा अपर्दन भी ज़्यादा होगा, इसलिए परतदार अपर्दन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मरुस्थल क्षेत्र, या कह सकते हैं हम पश्चिमी राजस्थान। पर्टिकुलर जगह की बात करें तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का ये एरिया क्या है? सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो परतदार अपर्दन वायु द्वारा। नदियों द्वारा जो अपर्दन होता है इसको कहते हैं अवनालिका अपर्दन। पढ़ा था हमने चंबल नदी में, अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन किसके द्वारा होता है? ये चंबल द्वारा। ये हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में अपर्दन के प्रकार। ठीक है ना, तो अवनालिका अपर्दन किसके द्वारा होता है? चंबल के द्वारा। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कोटा में। ठीक है, नदियों द्वारा देख लिया। अब वर्षा द्वारा। अब देखो वर्षा द्वारा अपर्दन कहाँ होगा? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे वर्षा होगी, पढ़ी थी हमने पर्वतीय मिट्टी, तो यहाँ से क्या होता है? ये मिट्टी फिसलकर, मिट्टी की ऊपरी परत फिसलकर कहाँ जाती है? नीचे की तरफ। इसे क्या कहते हैं हम? वर्षा द्वारा अपर्दन। अब ये कैसे आ रहा है? एक साथ सिमट कर आता है, तो इसको कहते हैं चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन कहाँ पर होगा ये? पर्वतीय क्षेत्रों में, राजसमंद और सिरोही। ठीक है, पढ़ा अपर्दन। अपर्दन का मतलब है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के अलग अलग प्रकार माध्यम हो सकते हैं, या तो वो वायु द्वारा जाएगी, या नदियों द्वारा जाएगी, या वर्षा द्वारा। वायु द्वारा जाएगी तो परतदार अपर्दन, नदियों द्वारा अवनालिका अपर्दन, और वर्षा द्वारा चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन मेनली पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजसमंद और सिरोही मैक्सिमम। ये क्या है? मैक्सिमम। बाकी तो लगभग सभी पर्वतीय क्षेत्रों में होगा, पर मैक्सिमम की बात करें तो राजसमंद और सिरोही। अवनालिका अपर्दन राजस्थान में किसके द्वारा होता है? चंबल द्वारा। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कोटा में। परतदार अपर्दन मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा होगा, और पर्टिकुलर जगह की बात करें तो जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी यही है। अपर्दन को ही क्या कहते हैं? मिट्टी की मौत। अब मिट्टी की मौत है, किसान मेनली मिट्टी पर ही डिपेंडेंट है, तो इसको क्या कह देते हैं? किसान की मौत भी। ये होगी मृदा की पहली समस्या, अपर्दन। अब इसका समाधान भी देख लो। समाधान क्या करेंगे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए? वृक्षारोपण से क्या होगा? जैसे ये पेड़ लगाया तो मिट्टी क्या होगी? ये जड़ें ऐसे मिट्टी को पकड़ लेगी और इसका कटाव रुक जाएगा। ठीक है, तो समाधान क्या है? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, तो ये मृदा की पहली समस्या देख ली हमने, अपर्दन। अपर्दन को ही क्या कहते हैं? मिट्टी का कटाव। इसको ही कहते हैं मिट्टी की मौत या किसान की मौत। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। वायु द्वारा तो परतदार अपर्दन, नदियों द्वारा तो अवनालिका अपर्दन, और यदि वर्षा द्वारा तो चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन राजसमंद और सिरोही, और अवनालिका अपर्दन चंबल द्वारा सबसे ज़्यादा कहाँ है? कोटा में। और परतदार अपर्दन कहाँ पर होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में, सबसे ज़्यादा जैसलमेर में। दूसरी समस्या देखो, सेम की समस्या। दूसरी क्या है? सेम की समस्या। इंग्लिश में कहते हैं इसको वाटर लॉगिंग, या इसको ही कहते हैं जलाक्रांता, या जलभरण, या जल संभर। ठीक है, सेम की समस्या क्या होती है? भूमि का दलदली होना। भूमि का
दलदली होना, दलदली होना। ठीक है, अब दलदली कैसे होगी? या तो अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण, या फिर होगी जल के रिसाव के कारण। नहरी क्षेत्रों में जल के रिसाव के कारण भूमि का क्या हो जाती है? दलदली। तो ये मेन रीजन है। सेम की समस्या क्या होती है? भूमि का दलदली होना। दलदली कैसे होगी? या तो बहुत ज़्यादा सिंचाई के कारण या फिर जल के रिसाव के कारण। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगी? ये होगी बड़ोपाल, बड़ोपाल हनुमानगढ़। और यहाँ पर ही क्या है? दूसरी बर्ड सेंचुरी प्रस्तावित, सेकंड बर्ड सेंचुरी प्रस्तावित, सेकंड बर्ड सेंचुरी प्रस्तावित। ठीक है, और नहरी क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर। ठीक है, तो सेम की समस्या समझ में आ गया? भूमि का दलदली होना। पूछ ले कि सेम की समस्या क्या है, तो भूमि का दलदली होना। क्यों होगी? या तो बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दे अपन, पानी मिट्टी में अवशोषित ही नहीं हो पाए, और कैसी भूमि का निर्माण हो जाता है? दलदली भूमि का, या फिर जल का रिसाव। नहरी क्षेत्रों में मेनली देखने को मिलता है ये। कहाँ कहाँ पर? तो बड़ोपाल, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर। ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन, इसके समाधान के लिए क्या करेंगे? आप कभी नहरी क्षेत्र में गए हो तो उसके आसपास क्या लगे रहते हैं? सफेदे के पौधे। इसको क्या कहते हैं? यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस, लिप्टिस या सफेदा। जहाँ पानी की कमी हो वहाँ कभी भी सफेदा का पौधा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो अपने आसपास के सारे जल को क्या कर लेता है? सोख लेता है, और दूसरे पौधों के लिए पानी की क्या कर देता है? कमी। इसलिए यूकेलिप्टिस के पौधे मेनली कहाँ लगाए जाते हैं? नहरी क्षेत्रों में। ठीक है, आगे समझ में। सेम की समस्या क्या होती है? भूमि का दलदली होना। दलदली क्यों होगी? अत्यधिक सिंचाई या जल रिसाव। समाधान के लिए यूकेलिप्टिस या सफेदे का प्रयोग। तो सेम की समस्या क्या होती है? भूमि का दलदली होना। कैसे? या तो अत्यधिक सिंचाई के कारण या फिर जल के रिसाव के कारण। बड़ोपाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर सेकंड बर्ड सेंचुरी भी प्रस्तावित है। समाधान के लिए यूकेलिप्टिस या सफेदे का प्रयोग। ठीक है, अपर्दन के लिए हमने क्या देखा था? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। अब हम देखेंगे तीसरी समस्या, लवणीयता की समस्या। तीसरी क्या है? लवणीयता, लवणीयता। ठीक है, कल लवणीय मिट्टी में भी देखा था हमने लवणीयता। लवणीयता में क्या होगा? मेनली भूमि की ऊपरी सतह पर, भूमि की ऊपरी सतह पर लवण, NaCl का, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, लवण का जमा होना, जमा होना। अब ऊपर लवण जम जाएगा तो कैसी दिखेगी मिट्टी? सफ़ेद सफ़ेद कलर की। इस कारण से इसको सफ़ेद परत भी लिख देना, का जमा होना, सफ़ेद परत, सफ़ेद परत। इसलिए इसका अन्य नाम क्या है? लवणीय मिट्टी का ही रेह, कलर या ऊसर, ऊसर मिट्टी। प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के कारण हुआ ये? केशिकात्व क्रिया। ये पृथ्वी अंदर ऐसे नलियाँ बनी होती है, और इनके द्वारा नहीं क्या होता है? ये लवण ऊपर आ जाता है, और ऐसे ये NaCl परत। केशिकात्व क्रिया, केशिकात्व क्रिया। ठीक है, अब इसके समाधान के लिए क्या करेंगे? समाधान, समाधान के लिए अपन लेंगे रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट का यूज किया जाता है इसके लिए, लवणीयता की समस्या को पूरा करने के लिए। एक और चीज आती है क्षारीयता, क्षारीयता। जब मिट्टी की pH लगभग 8 के ऊपर चली जाती है तो उसको कहते हैं क्षारीयता की समस्या, एल्किलाइन सोयल। तो इसके लिए क्या करेंगे? जिप्सम का यूज, जिप्सम का प्रयोग। कई बार लवणीयता और क्षारीयता को दोनों एक ही लिख लिया जाता है, लेकिन दोनों में pH का अंतर होता है, लेकिन pH का अंतर बहुत माइनर सा होता है, इसलिए लवणीय मिट्टी को ही क्षारीय मिट्टी भी लिखा रहता है किताबों में ज़्यादातर। बाकी दोनों अलग अलग है, pH का डिफरेंस है स्लाइटली, बहुत छोटा सा। तो लवणीयता के लिए तो रॉक फॉस्फेट,
और क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का प्रयोग। लवणीयता की समस्या क्यों हुई? केशिकात्व क्रिया के कारण, ठीक है। और जो लवणीय मिट्टी है इसको क्या कहते हैं? रेह कलर या ऊसर, मिट्टी की लवण की सफेद परत जम जाती है ऊपर की तरफ, किस कारण से? केशिकात्व क्रिया के कारण, ठीक है। लवणीयता की समस्या के लिए रॉक फॉस्फेट और क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का प्रयोग, ठीक है, लिख लो ये, ठीक है। लवणीयता की समस्या समाधान के लिए क्या यूज करेंगे? रॉक फॉस्फेट की खाद। और क्या नाम से? क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का प्रयोग। लवणीयता की समस्या क्यों पैदा हुई? केशिकात्व क्रिया के कारण, ठीक है। तो ये मिट्टी की समस्याएं पूरी होगी और लगभग मिट्टी का पूरा पोर्शन हमारा कवर हो गया। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेते हैं। सोइल हेल्थ कार्ड तो पढ़ लिया था ना कल, नोट डाल के लिख लेना अलग से। अब मिट्टी है तो मिट्टी को टेस्ट करने के लिए एक तो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम लिखी थी, एक लेबोरेटरी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला तो सबसे पहले जोधपुर में पहली मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर थी? जोधपुर में 1958। और उसके बाद में अभी जयपुर में भी खुल गई। पहली कहाँ है? जोधपुर में। कब खुली? 1958 में, ठीक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। और गवर्नमेंट ने बंजर भूमि के बेटरमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम भी चलाए हैं, वो भी लिख लेना। एक तो है सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम। कब चलाया ये? 1974-75 में। एक है मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये चलाया गया 1977-78 में, ठीक है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर और जयपुर में। सबसे पहले जोधपुर में थी सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम, यानी कि सूखा क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम 1974-75 में। एक ऐसे ही मरु क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम 1977-78 में। ये दोनों एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन इसमें स्टेट का भी शेयर है। ऐसी स्कीम जिसमें स्टेट का भी शेयर होता है उसको कहते हैं अपन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और जिसमें केवल पूरा का पूरा सेंट्रल का रोल रहता है उसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये कैसी है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें केंद्र और राज्य का जो रेशियो है वो कितना है? 75 और 25, ठीक है। तो ये हमारा, ये लिख लो।